हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं अपना अगला वीडियो, है ना। अभी देख लो हम लोग ने 480 क्वेश्चंस कर लिए हैं कि नहीं। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 481 से स्टार्ट करें, ठीक है। तो होप्स आप लोग को फ़ायदा हो रहा होगा, है ना। तो मुझे प्लीज़ कमेंट से बताते रहा कीजिए। कभी कभी देखो हर वीडियो में कमेंट करने जाओगे तो टाइम का वेस्ट होगा, है ना। तो हर वीडियो में कमेंट नहीं करने का ज़रूरत है, लेकिन हाँ, आप मुझे एक रिव्यू दे सकते हैं कि हाँ सर ऐसा करना चाहिए। अब इसके बाद ऐसा आप इस चैप्टर को स्टार्ट कीजिए। देखो अभी तो मेरा फिक्स हो चुका है, क्योंकि एक डिमांड आ चुका है पहले कि इस सेल साइटोलॉजी यूनिट के बाद हम लोग डीएनए वाले जो डीऑक्सीराइब जो कि हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड रिवोल्यूशन, उस यूनिट पे जाएंगे। लेकिन उसके बाद किस यूनिट को करना है आप लोग मुझे सजेशन दे सकते हैं। अगर आप लोग का सजेशन नहीं मिलता है मुझे, ठीक है ना, तो फिर मैं अपने हिसाब से डिसाइड करूंगा जो चैप्टर का सीक्वेंस होना चाहिए। और वो मैं डिसाइड कैसे करता हूँ कि एग्जामिनेशन में कौन सा चैप्टर ज़्यादा मेन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन अगर हम लोग पहले कंप्लीट कर लें तो शायद आप लोग को उसका रिवीजन का भी समय मिल जाएगा। और जो लर्न वाले चैप्टर करने हैं ना, वो सब चीज़ों को हम लोग लास्ट में करेंगे, ताकि उसमें ज़्यादा हम लोग को ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े, ठीक है। तो अभी हम लोग 481 क्वेश्चन ये हमारे पास है। हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ सेल। कौन सा जो है सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है वाइडली। अब जरा समझो, डीएनए डीएनए जो है ना कन्फाइंड रहता है एक रीजन में, जो कि है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए आपको देखने को मिलेगा। क्रोमोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट एक ऑर्गेनल है, ठीक है। वो आपको हर जगह देखने को नहीं मिलता। वो एक ऑर्गेनल है, उसके सारे के सारे मटेरियल उस ऑर्गेनल के अंदर होते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता है सेल के अंदर, ठीक है ना। उसका एक परफेक्ट नंबर होता है किसी एक सेल के लिए, उसका ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट भी एक तरह का प्लास्टिड ही है, जो कि क्रोमोप्लास्ट ही है ना। तो जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो ग्रीन छोड़ के और बाकी सारे कलर्स का होता है। क्लोरोप्लास्ट होता है ग्रीन कलर का होता है। हम आते हैं आरएनए पे। देखो आरएनए कैसा है। तो आरएनए आपको राइबोसोम्स में देखने को मिलता है। बाहर आते हैं न्यूक्लियस के बाहर तो आपको वहाँ पे एमआरएनए के रूप में, टीआरएनए के रूप में देखने को मिलता है, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, जिसको सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं हम लोग। जो राइबोसोमल आरएनए है वो बनता कहाँ है, वो बनता है आपके न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोसोम के पास। जो एमआरएनए है वो भी कहाँ बनता है, वो भी अंदर बनता है ना, न्यूक्लियस के अंदर। तो आपको ये जो आरएनए है, राइबोसोम्स के अंदर भी आपको आरएनए देखने को मिलते हैं, जो कि एमआरएनए को पढ़ता है ना। तो इसका मतलब आरएनए का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। वो हर जगह देखने को मिलता है सेल के अंदर। यहाँ तक कि आपको आरएनए है ना, वो बहुत सारे ऑर्गेनल, साइटोप्लाज्म में तो आरएनए दिख ही रहा है आपको, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनल्स के अंदर भी आपको दिख जाएगा। ऐसे कि राइबोसोम्स है, एमआरएनए है, ये सब चीज़ आपको माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के अंदर भी दिख जाएंगे। आप बोलेगा डीएनए भी तो है सर, लेकिन डीएनए तो आपका साइटोप्लाज्म में नहीं ना, वो तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर है। आरएनए आपको चाहिए हर जगह, साइटोप्लाज्म सेल के अंदर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। आंसर का बेस्ट क्या होगा, आरएनए होगा। पूछ रहा है कि सेल ऑर्गेनल्स कौन सा डिवॉइड होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सिंपल सिंपल क्या कह रहा है कि डीएनए किसके पास नहीं होता है, डीएनए किसके पास नहीं होता है, डिवॉइड है। डिवॉइड मतलब कि ना होना, ठीक है। डिवॉइड मतलब क्या होता है, ना होना। सेल ऑर्गेनल्स कहाँ नहीं होते हैं, तो देखो कहाँ नहीं होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस बिल्कुल होते हैं ना। सर्कुलर डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस में भी जो हमारा डीएनए होता है, यूकैरियोटिक सेल है तो डीएनए रहेगा नॉर्मल वाला। और क्लोरोप्लास्ट है और न्यूक्लियस है तो न्यूकैरियोटिक होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया उनके अंदर होता है। न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट, फिर से वही वाला ऑप्शन आ गया, रिपीट हो गया। लाइसोसोम और डिप्टियोसोम बिल्कुल नहीं होता इन दोनों के अंदर, है ना। इन दोनों के अंदर हमें किसी तरह का भी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। द सिमिलैरिटी बिटवीन डीएनए एंड आरएनए इज दैट बोथ आर। देखो क्या सिमिलैरिटी है दोनों के अंदर। ऑप्शन देखते हैं ध्यान से और फिर समझते हैं इस क्वेश्चन को। डबल स्टैंडर्ड क्या लिख रहा है, डबल स्टैंडर्ड। देखो डबल स्टैंडर्ड नहीं होता। डीएनए जो है ना वो डबल स्टैंडर्ड हो सकता है, वो मेनली कहते हैं हम लोग डीएनए इज मेनली डबल स्टैंडर्ड। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ और सिर्फ मेनली, सिर्फ और सिर्फ हम लोग को इसका एक्सेप्शन देखने को मिलता ही नहीं है। कहीं भी हम लोग को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। बैक्टीरियो जो कि वायरसेस होते हैं उनमें हमको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि एनिमल्स पर अटैक करते हैं मोस्ट प्रोबेबली। और आरएनए जो होता है वो तो आरएनए तो मेनली सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है ना। डबल स्टैंडर्ड भी देखने को मिलता है, लेकिन कहीं कहीं देखने को मिलता है, ठीक है। उसमें भी एक्सेप्शनल केसेस हैं वो चीज़ें। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, हैविंग सिमिलर शुगर्स। देखो हैविंग सिमिलर शुगर्स भी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, बिकॉज हम लोग साफ साफ शुगर का नाम बोलते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड में राइबोज शुगर होता है और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। सेकेंड नंबर वाले कार्बन पे OH ग्रुप डीएनए में नहीं होता, और आरएनए में सेकेंड नंबर पे कार्बन पे OH ग्रुप होता है। सेकेंड सी पे आते हैं, पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बिल्कुल, दे बोथ आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। दे आर बोथ, दोनों के दोनों ही न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर हैं। उनमें क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड भले ही वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड हो और एक में राइबो न्यूक्लियोटाइड हो,
लेकिन दोनों में ही हमें क्या न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलते हैं। हैविंग सिमिलर पाइरिमिडीन, बिल्कुल नहीं, आरएनए में यूरासिल होता है जबकि डीएनए में थाइमीन होता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखो हम लोग हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है ना, बिकॉज ये चैप्टर ही कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी का है। अब देखो कि बहुत लोग को शक हो रहा है कि सर 14,000 कैसे कंप्लीट हो जाएंगे 60-70 डेज में। मैंने पहले भी कहा था, मैं फॉल्स स्टेटमेंट नहीं देना चाहता कभी भी किसी को। जब मैंने ये सीरीज स्टार्ट भी नहीं किया था, उसमें मैंने एक वीडियो डाला था, नीट से रिलेटेड एक न्यूज़ आया था उसके बारे में। मैंने उससे पूछा था कि मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं कर पाया तो क्या फिर भी मुझे इस काम को करना चाहिए। तो उन सब बच्चों ने कहा कि हाँ सर कीजिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ इस सीरीज़ को, और मैंने स्टार्ट किया भी है। अभी तक हम लोगों ने लगभग 40-45 वीडियो हम लोगों ने, आप लोगों ने देख लिए होंगे अभी तक, इसके 40 के आसपास तो देख ही लिए होंगे। तो इतने सारे वीडियो जाने के बाद और भी वीडियोस में आने वाले हैं। हो सकता है कि ये वीडियोस कितना काउंटिंग जाएगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मैं अपना जी जान लगा रहा हूँ कि 14,000 हम लोग कंप्लीट कर लें। लेकिन इफ कुछ हो जाता है, मान लेते हैं कुछ भी, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है, अगर हम लोग नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को लिया जाए जिनसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट हो जाए आपके एग्जाम में। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है, भरोसा रखिए मुझ पे, मैं दिन रात लगा दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगा। एक दिन में 10 से 15 या 20 वीडियोस भी आएंगे अगर मुझे ज़रूरत महसूस लगती है, ठीक है ना। मैं लाइव भी आऊँगा अगर मुझे ज़रूरत महसूस लगती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कर पाएँ, ठीक है। तो इसीलिए अभी टेंशन नहीं लेना है। वॉट इंडिकेटेड ए इन द गिवन फिगर, देखो अभी तो जिस क्वेश्चन में ज़्यादा समय का जरूरत पड़ रहा है ना, मैंने अपने 10 मिनट के लिमिट को कहा खत्म कर दिया। बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, किसी क्वेश्चन में ना 15 मिनट का जरूरत पड़ता है। हर क्वेश्चन में 1 मिनट में समझाया नहीं जा सकता। जब समझ जाइएगा आप तो उसको 1 मिनट में आप बना सकते हैं जरूर, लेकिन समझाने के लिए 1 मिनट से ज़्यादा का जरूरत पड़ता है। देखो मैंने इतना सारा बात कर लिया, तो जल्दी यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। अभी बोल रहा है कि ए डायग्राम आपको दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ए डायग्राम है, ये ए बना हुआ है ना। वॉट इंडिकेटेड ए इन द गिवन फिगर, क्या चीज ए फिगर में हमें क्या दिखाई दे रहा है ये बताना है आप लोगों को, ठीक है। ये बताना है आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है हमें ए फिगर में। ए फिगर में हमें ना पता है क्या दिखाई दे रहा है, बताओ, सोचो जरा, सोच लिया। तो देखो ये जो ए फिगर है ना, इसमें हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन देख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो ये इंसुलिन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये डायग्राम है ना, ये इंसुलिन के फॉर्मेशन में दिखाता है। हमें क्या किया है हमने ने, ए स्ट्रैंड और बी स्ट्रैंड को जोड़ दिया है डाइसल्फाइड बॉन्ड से। अगर यहाँ पे मान लो कि सी लिखा रहता और पूछता कि सी क्या है इस फिगर में, तो सी में हम लोग बोलते कि ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, लेकिन हमें ए पूछा जा रहा है। तो ए क्या है, ये ए चेन है इंसुलिन का, और ये बी चेन है। और इस ए चेन को बनाने के लिए देखो यहाँ पे 2 एरो दिए गए ना, यहाँ पे एक स्टेप छुपा हुआ है, हमें यहाँ नहीं दिखाया गया क्वेश्चन में एक स्टेप को। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, अगर बॉन्ड ही बताना है तो पेप्टाइड बॉन्ड ही होगा। रीजन देखो यहाँ पे आप लोग को ये दिख रहा है प्लाज्मिड ऐसा स्ट्रक्चर है ना, उससे फिर ये हमें एक तरह से ट्रांसक्रिप्शन दिखाने का कोशिश कर रहा है इस डायग्राम में। तो जब भी ट्रांसक्रिप्शन होगा या ट्रांसलेशन होगा, तो भी ट्रांसलेशन सॉरी, तो ट्रांसलेशन जब भी होगा आपके एमआरएनए से प्रोटीन जब बनेगा, तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या हाइड्रोफोबिक बॉन्ड नहीं बनने वाले, बिकॉज वहां पे प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, तो वहां पे 2 अमाइनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स डज हैव फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, किन मॉलिक्यूल्स के पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। देखो कहाँ होता है, डीएनए आरएनए में होता है ना। और ये कैसे होते हैं डीएनए आरएनए, इसमें न्यूक्लियोटाइड होते हैं, है ना, न्यूक्लिक एसिड इन न्यूक्लियोटाइड। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताओ, सी हो जाएगा। 29 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड इन न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, एक चेन को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, अल्ट्रा वायलेट लाइट एब्जॉर्ब बाय न्यूक्लिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जिसको आप लोग को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आंसर देखो इसमें ना, ए या सी में से कोई एक होगा। समझने वाली बात क्या है कि अगर आप लोग क्या मारते हैं इसमें, है ना, क्या आप लोग लगाते हैं इस क्वेश्चन में, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे आंसर होगा 26 नैनोमीटर। क्या होगा, 26 नैनोमीटर, यानी कि 26 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹। अब जरा सोचो, इस संख्या को, इस 26 को मैं अगर बड़ा कर दूं और मैं कह देता हूँ ये 2260 है, ये बड़ा होगा तो ये छोटा हो जाएगा, और छोटा होगा तो ये -10 हो जाएगा, है ना। यानी कि 260 एंगस्ट्रॉम है ना, 260 एंगस्ट्रॉम, आपको ये याद रखना है। 260 एंगस्ट्रॉम होता है न्यूक्लिक एसिड का अल्ट्रावायलेट लाइट का एब्जॉर्प्शन। ये भी समझ जाइए आप कि 260 एंगस्ट्रॉम जो लिखा हुआ है वो बहुत स्पेसिफिक है न्यूक्लिक एसिड के लिए, ठीक है। क्योंकि ये क्यों याद रखना है, आप बोलिएगा सर ऐसा इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग, इतना स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हम लोग क्यों याद रखें। बिकॉज आप लोग को पता होगा जब भी हम लोग डीएनए का
इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं एगेरोस जेल के साथ, तो उसको हम लोग इथिडियम ब्रोमाइड से क्या बोलते हैं, स्टेन करने के बाद यूवी लाइट में उसको देखते हैं, है ना। तो वो यूवी लाइट कौन सा होना चाहिए देखने के लिए हम लोग उसका यहाँ पे इस्तेमाल देख रहे हैं, ठीक है, इल्यूशन करने के बाद। द लेंथ ऑफ डीएनए हैविंग 23 बेस पेयर्स। देखो जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन जो है मेरा देखा है 11th में और वो 12th नहीं पढ़े हैं, टेंशन ना लें, वो जब आप 12th पढ़ लेंगे ना तो उनके क्वेश्चन बहुत से समझ में आ जाएगा, इसलिए याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसे अभी। द लेंथ ऑफ डीएनए हैविंग 23 बेस पेयर्स इज, जरा सोचो, हम लोगों ने पहले ही बात किया कि 10 बेस पेयर अगर होता है, मैं बीपी लिख रहा हूँ, ठीक है, ब्लड प्रेशर नहीं है, ये बेस पेयर, 10 बेस पेयर में कितना होता है लेंथ ऑफ जो तो हमारा का पूरा डीएनए होता है, वो होता है हमारा 34 एंगस्ट्रॉम के आसपास। कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। आसपास क्या मतलब, यही होता ही है। हमें कितना चाहिए 23, यानी कि हमें 20 तो ऐसे ही है, तो यह तो दुगना हो जाएगा पहले, है ना, 20 बेस पेयर के लिए तो ये तो दुगना हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हर एक बेस पेयर के लिए 3.4 एंगस्ट्रॉम आगे बढ़ेगा। इसका मतलब हमें 3 बेस पेयर और चाहिए 20 + 23 करने के, 20 + 3 = 23 होता है ना। तो इस 3 बेस पेयर के लिए वो 3.4 3 बार और चाहिए, 3 बार और चाहिए, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, जरा सोचो। लेकिन ये क्वेश्चन आपका इस तरह से कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, जरा सोचो इस बात फिर से। 1 बेस पेयर, 2 बेस पेयर, 3 बेस पेयर, 4 बेस पेयर, 5 बेस पेयर, ठीक है। अब जरा सोचो कि इसमें कितना लेंथ होगा इसका। देखो 5 बेस पेयर है, लेकिन मेरे पास जो डिस्टेंस है ना वो तो 4 ही है, वो तो 4 ही है। इसका मतलब हमने को यहाँ पे 3.4 3 बार नहीं 2 बार ही चाहिए। 2 बार अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 6.8 हो जाएगा। इसमें जाकर 6.8 प्लस करोगे तुम, जब इसमें आप लोग 6.8 प्लस कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 74.8। क्या आएगा आंसर, 74.8, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो समझो कि एक चेंज जब आप लोग बनाते हैं ना, आप लोग जब उसमें बेस पेयर कहा और पहला बेस पेयर यहाँ से स्टार्टिंग किया, दूसरा बेस पेयर यहाँ से स्टार्टिंग किया, और फिर मैंने कहा कि यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना बेस पेयर है, 1 2 3 4 5, लेकिन डिस्टेंस कितना है। आप लोग हर बेस पेयर के लिए 3.4 से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो एक डिस्टेंस ये है 3.4 एंगस्ट्रॉम, एक ये है 3.4, एक ये है 3.4, एक ये है 3.4, इस ढंग से निकलता है ना, इसलिए आप लोग ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, द हु फर्स्ट यूज द टर्म एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंजाइम टर्म सबसे पहले किसने यूज किया था, तो कून्हे ने यूज किया था, ठीक है ना, कून्हे ने यूज किया था एंजाइम टर्म सबसे पहले। देखो ये वीडियो भी लंबा गया है, प्लीज समझिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट था। देखो अगर वो डीएनए वाला कॉन्सेप्ट में बताता नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा वो चीज। हु कॉइन्ड द टर्म जाइमेज फॉर द एंजाइम इन ईस्ट, एंजाइम इन ईस्ट के लिए किसने का टर्म क्या था, जाइमेज एंजाइम के लिए। देखो सोचो, ईस्ट में सबसे पहला एंजाइम खोजा गया, जो कि खोजा एडवर्ड बुकनर ने, या फिर बुकनर ने, जो भी कह सकते हो, ठीक है। इनका नाम एडवर्ड बुकनर है, ठीक है। इन्होंने खोजा जब जाइमेज एंजाइम को, तो उन्होंने एंजाइम को एंजाइम नहीं कहा, उन्होंने कहा कि इसमें जाइमेज मिला है मुझे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जाइमेज यानी कि एक एज अ होल ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स में देखा तो एंजाइम भी एक तरह का बायोमोलिक्यूल है, उसको एंजाइम कहने वाले पहले साइंटिस्ट कौन थे, बुकनर नहीं थे, एडवर्ड बुकनर नहीं थे, वो थे कूने, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है, पहले खोजा किसने था, हमें एडवर्ड बुकनर ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं इस वीडियो का लास्ट, एंजाइम्स आर बेसिकली और ऑल एंजाइम्स कंटेन, एंजाइम्स बेसिकली ज्यादा अच्छा स्टेटमेंट है, ऑल एंजाइम्स हम लोग ऐसा नहीं कह सकते, बिकॉज वी हैव अ राइबोएंजाइम जो कि एक आरएनए होता है, बट नेचर में वो एक तरह का एंजाइम होता है, ठीक है ना, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड से बना होता है। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है एंजाइम्स आर बेसिकली, इट्स मोर करेक्ट स्टेटमेंट रादर देन ऑल एंजाइम्स कंटेन। इसके अलावा अगर हम लोग कहें तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्रोटीन्स, दे ऑल आर प्रोटीन्स, है ना। इसमें ऑल एंजाइम्स कंटेन प्रोटीन्स या फिर एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन, ओके। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर। और देखो जो क्वेश्चन था ना, वो जो ये वाला डीएनए वाला क्वेश्चन जो था, इसको ना मैं एक बार और एक्सप्लेन करूंगा अगले वीडियो में। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आया, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो इसलिए मैं इसको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ, स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, और फिर हम लोग उस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, ओके। तब तक के लिए टिल देन स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड गाइज, एंड स्टे हेल्दी।